नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रयोग रूस में किया है और जिसके कारण उनके कई सैन्य ठिकानों पर आग लग गई है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु बम से रिलेटेड नीतियों में बदलाव की मंजूरी दे दी है। असम की भाजपा सरकार ने वहां के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रख दिया है। आपको बता दें कि करीमगंज जिले में तकरीबन 56% मुसलमान आबादी है। कल 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड सूबे में चुनाव हैं। आज 19 नवंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े के ऊपर कांग्रेस ने पैसे बांटने के आरोप लगाए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट करके विनोद तावड़े और बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है। जेल में किए गए लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस के अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जज ने सरकारी वकील से पूछा कि तत्कालीन एसपी पे क्या कार्रवाई की गई है। कल पंजाब में भी 4 विधानसभा सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, जिनमें बरनाला, गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि आज गिद्दड़बाहा से राजा वड़िंग के समर्थकों से 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं डेरा बाबा नानक में भी 900 शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का पहली बार प्रयोग किया है, जिसके कारण रूस के एक सैन्य ठिकाने के ऊपर आग लग गई है। इसके अलावा जो इलाका रूस ने जिस इलाके में दावा किया है उसका नाम है ब्रियांस्क, और जो टेक्निकल मिसाइल सिस्टम है उसमें उससे लंबी दूरी वाली जो क्षमता रखने वाली मिसाइल हैं वो यूक्रेन ने दागी हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका ने परमिशन दी थी कुछ दिन पहले ही कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के ऊपर कर सकता है, और इसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, उनका कोई बयान अब तक इसके ऊपर आया नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने तो इसका इस्तेमाल रूस के ऊपर शुरू भी कर दिया है। और एक हिसाब से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें बढ़ोतरी ही होगी। दोनों के बीच में पीस या फिर शांति जैसी चीज़ें नहीं होंगी। इसी से रिलेटेड एक खबर ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन भी इस मामले में अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने देश की परमाणु बम से रिलेटेड नीति में बदलाव कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने नई नीति में स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई देश रूस के ऊपर हमला करता है जो खुद परमाणु संपन्न नहीं है लेकिन उसे किसी परमाणु संपन्न देश का समर्थन है, तो इसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा और ऐसे में रूस उसके ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। यानी कि एक हिसाब से ये यूक्रेन रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका, हम सबको पता है, और नेटो परमाणु संपन्न देश हैं। तो अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। उसी ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं। ऐसे में जो रसिया की पॉलिसी थी परमाणु बम को लेकर वो ये थी कि रसिया कभी भी ऐसे मुल्कों के ऊपर हमला नहीं करेगा, परमाणु हमले नहीं करेगा जिनके पास परमाणु बम नहीं है। और अब चूंकि यूक्रेन के पास नहीं है तो ऐसे में, लेकिन उसका समर्थन अमेरिका कर रहा है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पॉलिसी चेंज करवा दी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है वो अगर समर्थन कर रहा है किसी ऐसे मुल्क का, तो ऐसे सूरत में रूस अपना परमाणु बम यानी कि एटम बम इस्तेमाल कर सकता है। तो परमाणु शक्ति इस्तेमाल करने की परमिशन किसी न किसी हालत में रूस ने अपनी नीतिगत बदलाव करने के लिए कर दी है। तो इसको लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन भी अब जो अमेरिका और यूक्रेन का गठजोड़ चल रहा है उसके बीच में पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने एक सख्त संदेश देने की एक हिसाब से इस नीतिगत बदलाव से देने की कोशिश की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भारत से। भारत का असम राज्य के भाजपा सरकार ने
एक अजीबोगरीब फैसला लिया है। उन्होंने अपने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रख दिया है, जबकि हम सबको पता है कि करीमगंज जिला जो है साल 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पर 57% के आसपास मुसलमान हैं। एक मुसलमान बहुल जिले का नाम अब श्रीभूमि होगा, करीमगंज वहाँ से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी दी, ट्विटर पर उन्होंने लिखा पूरा इसको लेकर। तो आप ये देखिए कि किस किस्म के बदलाव हैं, नाम बदले जा रहे हैं ऐसे इलाकों के जो कि मुसलमान बहुल हैं, उनके नाम हिंदी में किए जा रहे हैं या हिंदुआइज्ड नाम किए जा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ये सब हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ये सब कुछ कर चुके हैं और उन्हीं की पैड़ों पर छोटा योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। जिस हिसाब से योगी और मोदी के सांप्रदायिक बयान आते हैं, ऐसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक टूल की तरह सांप्रदायिकता फैलाने में काम करते हैं। उनका जिम्मा झारखंड चुनाव का था और झारखंड चुनाव में वो ठीक ठाक सांप्रदायिक बयान देकर आए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो की नहीं है। अब आप ये भी दूसरा देखिए कि क्या इसके ऊपर हाईकोर्ट रोक लगाएगा या नहीं लगाएगा कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर ही उन्होंने श्रीभूमि रख दिया है और इसको हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं से जोड़ के वो ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था, उसकी आप सबको पता ही है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि ठीक ठाक उसको लेकर थू थू उत्तर प्रदेश सरकार की हुई थी कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने कई शहरों के नाम उत्तर प्रदेश में बदले थे और अभी के लिए यही चीज़ मुझे असम में भी होती दिख रही है। हरियाणा में भी नाम बदले गए, गुड़गांव को गुरुग्राम बना दिया गया था और हरियाणा में भी इसकी आंच पहुंची थी। खैर अब बदल दिया है तो इसको लेकर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम संज्ञान लेके ये नाम जो श्रीभूमि रखा गया है इसको खारिज करना चाहिए और उस जिले का नाम करीमगंज ही रहने देना चाहिए, क्योंकि एक हिस्टोरियसिटी होती है, उस जो अपना जोग्राफिया होता है उस इलाके का, उस नाम के पीछे का एक इतिहास होता है, तो उस इतिहास से छेड़छाड़ मुझे लगता है कि गलत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो मणिपुर वायलेंस को लेकर है और आज ठीक 18 महीने हो गए हैं मणिपुर वायलेंस को। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखकर इस पूरे विवाद को सुलटाने की बात कही है। लगभग 300 लोगों की अभी तक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं शामिल हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार, उनको नग्न करके घुमाए जाना, ये वीडियोस भी आपने मणिपुर वायलेंस से देखी है। तो इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने चिट्ठी में कहा है कि मणिपुर में महंगाई भी बढ़ गई है और हिंसा के कारण जो सूबे की जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित रही है और लोगों के जनजीवन के ऊपर भी असर पड़ा है और लोगों को जान माल का भी नुकसान उठाना पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मणिपुर में शांति और स्थिरता को बहाल किया जाए, क्योंकि जो कि मौके की सरकार, केंद्र और मणिपुर राज्य की सरकार असफल रही हैं और लोगों का दोनों सरकारों से विश्वास उठ गया है। तो इसको लेकर आपको अब ये चिट्ठी उस कंटेक्स्ट में भी आप देखिए कि 16 नवंबर को भी मणिपुर की इम्फाल घाटी में वायलेंस की घटनाएं आई थी, जिसमें कई विधायकों और मंत्रियों के घरों पर भी हमले हुए थे, उनकी गाड़ियां भी जला दी गई थी। तो उस कंटेक्स्ट में ये मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी उस बैकड्रॉप में आई है। तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि 18 महीने भी हो रहे हैं मणिपुर वायलेंस को, पूरे 1.5 साल हो गए हैं और अभी भी वहाँ के दो समुदाय कुकी और मैतेई आपस में लड़ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर तमिलनाडु से आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन, जो कि पंजाब के बाद अगर कोई दूसरा सूबा है तमिलनाडु जो कि एक हिसाब से जो हिंदी थोपी जाती है हिंदी भाषी राज्यों के ऊपर, उसमें मोर्चा खोले रहता है और दूसरा फेडरल इश्यूज के ऊपर बात करता है। तो के स्टालिन ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की वेबसाइट के हिंदी में होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वेबसाइट कहीं ना कहीं हिंदी थोपने का प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। आपको पता होगा कि गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें ये बड़ा मुद्दा है कि उनके ऊपर हिंदी थोपी जाती है। और उन्होंने ट्विटर पे के स्टालिन ने ट्विटर पे लिख के कहा है कि अंग्रेजी भाषा
चुननी चाहिए और अंग्रेजी भाषा का विकल्प हिंदी नहीं हो सकती, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो दूसरी भाषा जो भारत है वो विविधताओं का देश है, उसमें दूसरी भाषा को किसी इलाके पर नहीं थोपा जा सकता। और जो भाषाई अत्याचार है इसको तुरंत वापस लेने की उन्होंने बात कही है। तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है, उनके ऊपर जो हिंदी थोपी जाती है, उसमें एम के स्टालिन लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। और वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, हैदराबाद और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे सूबे हैं साउथ इंडिया के, खासकर नॉर्थ ईस्ट भी उसमें शामिल है, पंजाब भी उनमें शामिल है। ये ऐसे सूबे हैं, 12-13 सूबे बनते हैं जो लगातार इस बात को उठाते हैं कि उनके ऊपर हिंदी थोपी जाती है। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं ये। और अभी अब बहुत सारे कामकाज आप देखेंगे तो आजकल हिंदी में होने लगे हैं। LIC की वेबसाइट हिंदी में है, तो इसके ऊपर जो MK स्टालिन ने आपत्ति जताई है, मुझे लगता है कि ये सही है और हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिए। गैर हिंदी भाषी सूबों के ऊपर, यानी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिए। मेरा भी यही स्टैंड है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो जो महाराष्ट्र और झारखंड में कल यानी कि 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनके बारे में है। आज महाराष्ट्र में एक दिन पहले, विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले, जो पालघर जिला है वहाँ पर विवाद हो गया। और विवाद हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं विनोद तावड़े, उनको लेकर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो वहाँ पर वर्कर्स के बीच में पैसे बांट रहे हैं। तो विनोद तावड़े ने भी इसको लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी हैं पहले उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, वो एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांट रहे थे। और इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ रुपए किसके सेफ से निकला? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? हालांकि विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो तो वहां पर अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने गए थे और वहां पर मीटिंग चल रही थी, उसको लेकर वो गए थे और आचार संहिता के बारे में बताने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। हालांकि लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तो लगातार उनके ऊपर पैसे बांटने के आरोप लगाए रहे हैं। हालांकि पैसे तो हम सबको पता है कि चुनाव में बांटे ही जाते हैं। जो कल 20 नवंबर को चुनाव होंगे उनका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र, एक जो बड़ा अहम सूबा है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बाद इंडिया के पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र की ठीक ठाक अहमियत है, तो उसके रिजल्ट्स पर सभी की नज़रें हैं और लोग जानना चाहेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि 23 नवंबर को आप तक पहुंचा पाएँ कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होने जा रहा है। महाराष्ट्र जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, वो उसके चुनाव के ऊपर भी सभी की नज़रें हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो मतलब जो महाराष्ट्र चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में ये है। महाराष्ट्र चुनाव में जो पंजाब की दमदमी टकसाल है उसके मुखी हरचरण खालसा ने बयान जारी करके बीजेपी का समर्थन किया है और SGPC और सिख लीडरशिप ने इसके ऊपर आपत्ति भी जताई है। लेकिन हरचरण सिंह खालसा ने मीडिया में आकर इस गठबंधन को समर्थन दिया है और उस समर्थन का ऐलान किया है। हरचरण सिंह खालसा के इस बयान के बाद पंजाब के पॉलिटिक्स में बवाल भी हो गया है और SGPC और कई सिख लीडरों ने इसकी निंदा भी की है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो सिख समुदाय है उनका भी ठीक ठाक वोट है और उसको सिख समुदाय को बीजेपी को वोट देने के लिए जो हरचरण सिंह खालसा हैं, उन्होंने प्रेस नोट जारी करके कहा है। जो एक हिसाब से दमदमी टकसाल से के मुखी से जो ये बयान आया है, इसको लेकर कई चीज़ें सामने हैं कि इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो पिछले 2.5 साल में जो सरकार है वो गुरु नानक नाम लेवा संगत सिखों, हिंदू, पंजाबियों, लुबाना, सिखलीगर, सिंधी और बंजारा के कल्याण और उत्थान के लिए नीतियां लागू कर रही है, जिन्होंने उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए वो लोग समर्थन कर रहे हैं। एक हिसाब से मुझे लगता है कि पंजाब में भी कहीं ना कहीं बीजेपी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है और वो ऐसे डेराज और ऐसे बाबा देख रही हैं जो उनको आसानी से समर्थन कर सके और उनका इस्तेमाल वो नेशनल लेवल पे सिखों की वोट हासिल करने के लिए भी करेगी। अब ये देखना होगा कि SGPC, श्रोमणी अकाली दल या फिर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो अपने आप को सिख
पॉलिटिक्स करने वाले लीडर क्लेम करते हैं, वो कैसे बीजेपी की पॉलिटिक्स से पार पाते हैं या फिर इस पॉलिटिक्स के खिलाफ कुछ ना कुछ बिल्ड कर पाते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में, पोल्यूशन के बारे में है। अभी भी वहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के करीब पहुँचा हुआ है। एक हिसाब से GRP4 भी लागू किया जा चुका है। लोगों को वर्क फ्रॉम होम से यानी कि घर से काम करने की सलाह दी गई है। बच्चों की जो स्कूलिंग है वो भी ऑनलाइन हो गई है। बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे बल्कि ऑनलाइन घरों में बैठकर पढ़ रहे हैं और ये चौथा चरण है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का। तो अब देखते हैं कि क्या सुधार हो पाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि दिल्ली सरकार ने जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है इसको लेट लागू किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो लॉरेंस बिश्नोई मामले में जो इंटरव्यू उनका जेल में हुआ था उसको लेकर है और हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट लॉरेंस बिश्नोई के इस केस में सख्त दिखाई दे रही है और उन्होंने कहा है कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा है कि अफसर को बचाया जा रहा है। और जज ने सरकारी वकील से भी पूछा कि जो मौके पर SSP थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो ये भी साफ हुआ है इस पूरी सुनवाई के दौरान कि ये जो इंटरव्यू था ये CIA खरड़ में हुआ था और जो एक हिसाब से ABP न्यूज़ को जो दिया था पटियाल को, जो जोगिंदर पटियाल को जो इंटरव्यू दिया था उसको लेकर विवाद चल रहा है और अदालत संतुष्ट नहीं है क्योंकि SSP पे जो मौके के जो SSP थे मोहाली के उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उनको प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, ये सब सवाल आज जज ने उठाए हैं। सरकारी वकील ने कहा है कि सरकार ने अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, अधिकारी ने जवाब दिया है जिससे सरकार संतुष्ट नहीं है। तो एक हिसाब से ये मामला है। PC में भी क्यों कहा गया कि अदालत ने कहा है कि जब लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब में हुआ था तो पंजाब के DGP गौरव यादव ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कहा कि पंजाब में ये इंटरव्यू नहीं हुआ और किस आधार पर कहा। तो यानी कि एक हिसाब से धोखे में रखा गया मीडिया को भी और लोगों को भी। अदालत ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट मांगी है। तो ये भी एक दिलचस्प इसमें अपडेट है कि अब जो DGP गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी अब इस कार्रवाई में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को जमा करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा SIT को लेकर भी बात है और अब SIT बनाई गई इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा अदालत का कहना है कि जो मुलाजिम हैं उनको बलि का बकरा ना बनाया जाए, जबकि इस मामले में जो बड़े अफसर हैं उनकी मिली भुगत है। तो जो छोटे मुलाजिम हैं उनको बलि का बकरा ना बनाया जाए। और इसके अलावा जो DSP से लेकर हेड कांस्टेबल तक के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लगभग 8 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है जिसमें DSP गुरशेर सिंह को एक बड़ा आरोपी बनाकर दिखाया जा रहा है। तो ये एक मामला निकल कर आ रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर जो पंजाब में बाय इलेक्शंस हैं उनको लेकर है। पंजाब में कल 20 नवंबर को बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं 4 विधानसभा सीटों के ऊपर, गिद्दड़बाहा, बरनाला, चब्बेवाल और डेरा बाबा नानक। तैयारियां पूरी हो गई हैं। बरनाला में तो 212 पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन मतलब एक हिसाब से सेट है माहौल। गिद्दड़बाहा में एक खबर ये आई कि वहाँ पर 3 लाख रुपए राजा वड़िंग कांग्रेस के नेताओं के समर्थकों से पकड़े गए और वहाँ के SHO ने आरोप लगाए कि ये पैसे लोगों में बांटने के लिए जा रहे थे। वहीं डेरा बाबा नानक में 9